Hey everyone, this is Akanksha पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आकांक्षा पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरा नया इनिशिएटिव है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ आप सभी से कि आप सभी मुझे आगे बहुत सपोर्ट करेंगे। आज के सेशन में गाइस मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके पहले मैंने आपको एरर डिटेक्शन पढ़ाया है और वोकैब के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर इसके पहले आपने ये सेशंस नहीं अटेंड किया ना तो ज़रूर कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोस हैं और सब चैनल पर है, उसकी प्लेलिस्ट भी बन रही है, आप लोग उसको देखते रहिए और नए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियोज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वन एज अ प्राइज। सो आपको इम्प्रूव करना है इस पार्ट को। कैसे इम्प्रूव करेंगे फटाफट से बताइए, किस ऑप्शन से इंप्रूव करेंगे? आई हैव वन एज प्राइज, आई हैड टू विन एज अ प्राइज, आई हैड वन एज अ प्राइज या फिर नो इंप्रूवमेंट? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सो गाइज यहां करेक्ट ऑप्शन आपको बताने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, ये जो कंप्लीट सेंटेंस आपका ये सब कुछ पास्ट में है, ये सब कुछ पास्ट में है और अगर आप देखें ध्यान से तो ये सिंपल पास्ट में है। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड आई सैट, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सैट। यहां पर सिंपल पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। I sat down in my easy chair to read the book I won as a prize और ये भी सिंपल पास्ट में है। यहाँ भी ये वन जो है ये आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है। गाइज अगर आप कोई स्टोरी नरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, लेकिन अगर उसी स्टोरी में आपने दो एक्शंस को नरेट किया है जिसमें से फर्स्ट एक्शन जो है, अगर आपने जैसे देखिए एक्शन है, पास्ट में कोई एक्शन है तो जो आपका दो एक्शन होगा, अगर कोई एक एक्शन आपका जो है पहले के टाइम को डिनोट कर रहा है तो उसे आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। यानी रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर दूसरा एक्शन जो है वो बाद के टाइम को डिनोट कर रहा है तो आप उसे यूज करेंगे सिंपल पास्ट में। यानी कि सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो गाइज आप बताइए मुझे, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड ना होने के होप से आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर, मैं अपने इजी चेयर पर बैठ जाता हूं और मैं उस बुक को पढ़ता हूं जो मैंने एज अ प्राइज मैंने जीता था। सो गाइज मैं कह सकती हूँ ये सब कुछ एक स्टोरी हम बता रहे हैं, लेकिन ये जो प्राइज वाली बात है ना, ये पास्ट में बहुत पहले हो चुकी थी, पास्ट में बहुत पहले हो चुकी थी। तो जो भी घटना अगर आप देखें तो अगर आप ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो एक एक्शन के बहुत पहले हो चुका था तो उसे आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। यहां आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से नरेट कर देती हूं कि अगर आपने देखा कि ये मैं एक टाइमलाइन बना रही हूं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए ये जो हमारा टाइम है ना, ये अभी अभी का टाइम, ये प्रेजेंट है, ठीक है, और यही प्रेजेंट आपका जैसे ही बीतता है ना ये आपका बन जाता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और इस पास्ट के पहले को पास्ट, इस पास्ट के पहले के पास्ट को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, करेक्ट। सो गाइज आपने जो प्राइज की बात की है ना वो पास्ट ऑफ द पास्ट है, यानी कि एक एक्शन के होने के पहले का एक्शन है वो, तो वो आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है जी। तो यहां सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, चलिए, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ईच पार्ट, मोस्ट पार्ट, एनी पार्ट, नो इंप्रूवमेंट। सो गाइज यहां देखेंगे हम, क्योंकि एवरी पार्ट और ईच पार्ट में क्या डिफरेंस हो जाता है? ईच
पार्ट और एवरी पार्ट में क्या डिफरेंस हो जाता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दिमाग में तो दोनों ही आ रहे हैं आपके। गाइज, जब हम एवरी पार्ट बोलेंगे ना, तो हम किसी इंडिविजुअल पार्ट को यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, हमने ग्रुप को डिस्क्राइब कर दिया, हमने पूरे पार्ट को डिस्क्राइब कर दिया एक ही साथ में। यही होता है एवरी पार्ट की मीनिंग। अगर आप बोल रहे हो एवरी स्टूडेंट, तो आपने क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन जब आप कहते हो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या ईच स्टूडेंट, तो वहां पर आपने एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली एड्रेस किया है। यही डिफरेंस होता है। सो गाइज, यहां पर बनाना ट्री के हर एक हिस्से को अगर आपको एड्रेस करना है, हर एक इस हिस्से को बताना है, तो आपको एवरी पार्ट नहीं बोलना होगा, ईच पार्ट कहना होगा। ईच पार्ट का काम होता है इंडिविजुअल, यानी कि ये प्रत्येक को जो है डिनोट करता है, प्रत्येक हिस्से को डिनोट करता है। और एवरी पार्ट पूरे समूह में चीजों को डिनोट करता है। समझ आ गया? जब हम ईच एंड एवरी को साथ में यूज करते हैं, तो हमारा वहां जो सेंस होता है वो एम्फसाइज करने का होता है। एम्फसाइज की मीनिंग क्या होती है? फोर्स करना, दबाव डालना, किसी चीज को दबाव डालना। जैसे कि हमने कहा कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज अलाउड टू एंटर द क्लासरूम। तो यहां हमने अपने सेंटेंस में जब दबाव डालने की बात, दबाव डालना हुआ, तो हमने ईच एंड एवरी का यूज कर लिया। करेक्ट है? ईच हम इंडिविजुअल यानी कि एक प्रत्येक समूह के बारे में जब बात करना होता है तो हम ईच का यूज करते हैं। पूरे समूह को एक ही साथ हमें बताना होता है तो एवरी का यूज करते हैं। और ईच एंड एवरी का जब हमें एम्फसाइज करना होता है, हमें फोर्स करना होता है, हमें दबाव डालना होता है, इंटेंसिफाई करना होता है, तब हम ईच एंड एवरी का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में एक ही साथ। समझ आ गया? आंसर यहां हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। If you are living near a marketplace, you should be ready to bear the disturbance caused by traffic. यहां करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको मैं बता दूं कि आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है, बेयर को, टू बेयर को। ठीक है, टू बेयर को इंप्रूव करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो गाइज, यहां पर मैं एक बार पूरे सेंटेंस की मीनिंग बता दूं आपको। इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस, अगर आप एक मार्केट प्लेस के नियर रह रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी टू बेयर, आपको जो है सहन करना पड़ेगा, है ना, आपको सहन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाई ट्रैफिक, जो ट्रैफिक के द्वारा जो डिस्टर्बेंस होता है उसको टॉलरेट करने के लिए, उसको बेयर करने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें? सो गाइज, यहां आपका हो जाएगा बेयर विद। बेयर विद की मीनिंग होती है टॉलरेट करना, यानी कि क्या? सहन करना, सहन करना। ठीक है। बेयर अवे की मीनिंग होती है टू विन। बेयर अवे की मीनिंग क्या होती है? टू विन, यानी जीतना। ठीक है। बेयर अपॉन यहां नहीं होगा, यहां सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेयर अपॉन की मीनिंग होती है टू रिलेट, यानी कि संबंधित होना, संबंधित होना। ठीक है, तो यहां करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ पोस्टिंग दीज लेटर्स टू माई रिलेटिव्स। यहां करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको करना क्या है? आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है, ऑफ पोस्टिंग को। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। बाई पोस्टिंग होगा, फॉर पोस्टिंग होगा, टू पोस्ट होगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट होगा? सो गाइज, बाई पोस्टिंग इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, फॉर पोस्टिंग भी इसका आंसर नहीं है, टू पोस्ट यहां करेक्ट ऑप्शन है। प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट दीज लेटर्स टू माई रिलेटिव्स। नेक्स्ट, whenever my students come across new words, I ask them to look for them in the dictionary. क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, let's get started. Whenever my students
ओके, व्हेनेवर यहाँ एडवर्ब है, माई यहाँ एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद तो नाउन मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इधर ग्रामर में लेकर के आती हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में लुक फॉर देम को इंप्रूव करना है, उसके बाद मैं ग्रामर में भी जाऊंगी। पहले ये पार्ट को इंप्रूव कर लेते हैं फटाफट से। लुक फॉर देम को इंप्रूव करते हैं। चलिए बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। ओके, सो गाइज यहां देखेंगे लुक इट अप, लुक एट देम एंड लुक देम अप, या फिर नो इंप्रूवमेंट। गाइज यहां करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू लुक देम अप, सी ऑप्शन। क्योंकि लुकअप की मीनिंग क्या होती है, लुकअप की मीनिंग होती है गाइज टू सर्च, टू सर्च। तो यहां आंसर आपका हो जाएगा लुक देम अप। ओके, सी ऑप्शन यहां करेक्ट है। समझ आ गया। लुक इट अप हम क्यों नहीं करेंगे, लुक इट अप हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम लुक देम अप कर रहे हैं। सो गाइज आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, यहां पर वर्ड्स की बात हो रही है, वर्ड्स को हमें सर्च करना है, वर्ड्स को सर्च करना है, वर्ड को नहीं सर्च करना है। तो जब हम जिस चीज को सर्च कर रहे हैं ना वो प्लूरल है, तो इसलिए हमने देम यूज किया, इट का यूज नहीं किया। ठीक है जी। लुक एट हम क्यों नहीं कर सकते मैम, ये भी बता दो। तो लुक एट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि लुक एट का मीनिंग होता है ध्यान से देखना। लुक एट की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखना, और हमने बात कर रखा है सर्च करने का। तो गाइज हम सर्च की बात कर रहे हैं, इसलिए लुक एट हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा ग्रामर भी देख लेते हैं। सो व्हेनेवर की बात करूं तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, माई स्टूडेंट्स माई एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है, कम, क्योंकि बात करूं स्टूडेंट्स की तो ये प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। कम अक्रॉस, गाइस कम अक्रॉस की मीनिंग क्या होती है, अचानक से मिल जाना, है ना। टू मीट समवन समथिंग सडनली, किसी चीज से या किसी पर्सन से अचानक मिल जाने के लिए हम यूज करते हैं कम अक्रॉस का। ठीक है। न्यू वर्ड्स, आई आस्क देम, क्योंकि अब यहां पर क्या है, सब कुछ प्रेजेंट में जा रहा है, तो इसलिए आपने प्रेजेंट वर्ब भी यूज किया है। आई आस्क देम टू लुक फॉर देम, लुक फॉर देम को हम रिप्लेस कर देंगे लुक देम अप से इन द डिक्शनरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, His father won't be able to leave for Varanasi until they have arrived. आपको इंप्रूव करना है इस पार्ट को, फटाफट से बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। Until they arrive, until they will arrive, until they will have arrived, या फिर no improvement. So guys यहां देखेंगे आप, देखिए यहां करेक्ट ऑप्शन आपका नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने बात कर रखा है हिज फादर वोंट बी एबल। वोंट को हम यहाँ विल नॉट लिख सकते हैं, ये इसका कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म है, इसलिए हमने वोंट बोला है। वोंट का फुल फॉर्म विल नॉट ही होता है, ठीक, और शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। सो हिज फादर वोंट बी एबल टू लीव फॉर वाराणसी, वो नहीं जा सकेंगे वाराणसी के लिए जब तक जब तक दे हैव अराइव्ड, यानी कि जब तक वो जाते हैं तब तक वो जा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यहां नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अच्छा इस पार्ट में आप हैड का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, फ्यूचर के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो इस पार्ट में आप हैड यूज नहीं करेंगे, यहां आपका हैव ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। The company goes to great length to ensure that employees can be comfortable in their work environment. So guys, आपको improve करना है इस part को, क्या करेंगे आप इस part में बताइए फटाफट से। Are comfortable, should be comfortable, will be comfortable, या फिर no improvement. The company goes to great length to ensure that employees कैन बी कंफर्टेबल नहीं होगा, एम्प्लॉयज आर कंफर्टेबल यहां आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैन बी यहां पॉसिबिलिटी बता दे रहा है, जबकि यहां होना चाहिए कि एम्प्लॉयज कंफर्टेबल हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में। इस बात को इंश्योर करने के लिए कंपनी बहुत दूर तक जा सकती है, बहुत दूर तक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है
आंसर यहां हो जाएगा आर कंफर्टेबल। कैन बी, आप अगर कैन बी यूज करते हो किसी भी सेंटेंस में ना, तो एक पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है, जैसे कि शी कैन बी अ डांसर, शी कैन बी अ गुड स्टूडेंट, शी कैन बी अ ग्रेट सिंगर। समझ आया? तो कैन बी ना एक पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है कि वो अच्छी सिंगर बन सकती है, शी कैन बी अ गुड सिंगर। वो एक अच्छी स्टूडेंट बन सकती है, शी कैन बी अ गुड स्टूडेंट। समझ आया? नेक्स्ट, I knew he could not be trusted. He let off the cat from the bag. So आपको इस पूरे पार्ट को इंप्रूव करना है। किस पार्ट से करेंगे, किस ऑप्शन से करेंगे? Let's get started. Let the cat out of the bag. Let the cat jump out of the bag. Let the cat from the bag. या फिर no improvement. सो गाइज ये ईडियम है और इस ईडियम का जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा वो होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट ऑफ नहीं होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स टू रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट, the mother has not seen the child for several months and now eagerly looks forward to seeing him. क्या आंसर होगा? इस पार्ट को इंप्रूव करके आप क्या यूज करेंगे सेंटेंस में? चलिए बताइए। लुक्स फॉरवर्ड टू, द मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ्स, माँ ने बच्चे को कई महीनों से नहीं देखा। एंड नाउ, और अब, ईगरली यानी बहुत ही उत्साहित होकर के, बहुत ही उत्सुक होकर के, लुक्स फॉरवर्ड, ये लुक्स क्यों आया है? क्योंकि यहां पर हम मदर की बात कर रहे हैं और सब कुछ प्रेजेंट में जा रहा है, तो इसलिए हमने मदर के साथ लुक्स यूज किया। भाई कौन लुक कर रहा है? मदर ही तो कर रही है, मदर सिंगुलर है, आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है। लुक्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ती हैं वो, टू सीइंग हिम यानी उनको देखने के लिए, उनको देखने के उद्देश्य से, उत्सुकता से आगे जाती हैं वो। ठीक है, अब देखो यहां क्या है ना कि जब आप यूज करते हो लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद कोई भी वर्ब आता है ना तो उसको आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसलिए हमने सीइंग यूज किया है और बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, ये बिल्कुल करेक्ट है। गाइस, लुक फॉर का मीनिंग होता है सर्च करना। ओके, लुक इनटू की मीनिंग होती है इन्वेस्टिगेट करना। ओके, इन्वेस्टिगेट करना। एंड लुक अहेड टू यहां बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई एक्सप्रेशन हम यूज नहीं करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू की मीनिंग होती है आगे बढ़ना, तो आंसर यहां केवल आपका हो जाएगा यही, बिल्कुल यहां नो इंप्रूवमेंट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नो इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट, आई एम डेफिनेटली लेट, The train will have left the station by the time I reach there. Guys, आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है। क्या करेंगे इंप्रूवमेंट में? Will have left को इंप्रूव करके will leave, would have left, will be leaving या फिर no improvement। क्या करेक्ट ऑप्शन है? Let me know fast and do share this session as much as you can among your friends। जितने भी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो सेशन है ये मैं बहुत दिल से कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप लोग मुझे आगे बहुत सपोर्ट करोगे और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करोगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई एम डेफिनेटली लेट, मैं बहुत ज्यादा लेट हूं, वाकई में लेट हूं। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी इस वक्त तक, इस टाइम तक। आई रीच देयर, जब तक मैं पहुंचूंगा ट्रेन जा चुकी होगी। सो गाइज, यहां पर आप अगर सोच रहे हो कि विल बी लीविंग लगा दूं तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब बाय द टाइम हम यूज करते हैं ना सेंटेंस में, बाय द टाइम, तो इसकी मीनिंग होती है इस वक्त तक, इस वक्त तक। और जब हम ये यूज करते हैं ना तो इसके साथ हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव प्लस V3। सो गाइज, हमने वही काम किया है, बाय द टाइम के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हो और बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए यहां हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। इट इज अनरीजनेबल, अतार्किक, अनरीजनेबल की मीनिंग होती है अतार्किक।
It is unreasonable to distort the statement of a man simply because he does not agree to your opinions. Guys, आपको distort को improve करना है तो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर डिस्टॉर्ट की मीनिंग होती है बेकार करना, बेकार करना। तो आपको यहां इसे इंप्रूव करना है, बेंड, डिस्करेज, डिनाउंस या फिर नो इंप्रूवमेंट। चलिए, लेट मी नो फास्ट। सो गाइज, डिस्टॉर्ट की मीनिंग होती है बेकार करना, बेंड की मीनिंग होती है झुकना, डिस्करेज हतोत्साहित करना, और डिनाउंस की मीनिंग होती है आलोचना करना, आलोचना करना। तो बेसिकली जब हम स्टेटमेंट को की बात करते हैं, अनरीजनेबल स्टेटमेंट हो कोई, तो उसको डिनाउंस करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो आंसर यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। इट इज अनरीजनेबल टू डिस्टॉर्ट द, यानी टू डिनाउंस द स्टेटमेंट ऑफ अ मैन सिंपली बिकॉज ही डज नॉट एग्री टू योर ओपिनियंस। योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, Scarcely had he entered the room, then the phone rang. क्या करेक्ट ऑप्शन है बताएंगे आप। आपको करना क्या है, than को इंप्रूव करना है, as, while, when या फिर no improvement। ओके, स्कार्सली की मीनिंग होती है मुश्किल से। स्कार्सली की मीनिंग क्या होती है, मुश्किल से। सो गाइस, मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूं कि जब कभी भी आप स्कार्सली यूज करते हैं, जब कभी भी आप हार्डली यूज करते हैं, है ना, या आपने यूज कर रखा है बेयरली, तो इनके साथ क्या होता है, क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्ब्स है, ये क्या है, ये नेगेटिव एडवर्ब्स है। और जब कभी भी हम नेगेटिव एडवर्ब्स को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हैं तो सबसे पहले वर्ब यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं। पहले क्या होता है, पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम कहते हैं इनवर्जन। क्या कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्कार्सली, हार्डली, बेयरली ये आपके नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। और जब कभी भी नेगेटिव एडवर्ब्स को सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करते हैं तो पहले वर्ब यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, और इसी पार्ट को हम कहते हैं इनवर्जन, जब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है गाइज, इनके साथ कंजंक्शन आना मैंडेटरी है, और वो कंजंक्शन क्या होता है, व्हेन होता है, देन कभी भी नहीं होता है हार्डली, बेयरली और स्कार्सली के साथ। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट जब भी हम यूज करते हैं नो सूनर का, तो नो सूनर भी एक नेगेटिव एडवर्ब है और इसकी मीनिंग होती है जैसे ही, जैसे ही। और जब आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। लेकिन गाइज, इसके साथ जो कंजंक्शन आता है ना, वो THAN आता है, दैन आता है। ठीक है, नो सूनर का ही जो इक्विवेलेंट है वो है एज सून एज। तो जब कभी भी एज सून एज आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एज सून एज के साथ भी कोई कंजंक्शन आना मैंडेटरी है, वर्ब आना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट आना मैंडेटरी है, बिल्कुल नहीं। एज सून एज के साथ पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब यूज करेंगे, और यहाँ कंजंक्शन नहीं, यहाँ एक कॉमा का यूज होता है दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूं। जैसे मैंने कहा कि हार्डली, हार्डली had I gone to market when my phone rang। ओके, फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, नो सूनर did I enter the classroom then all the students got up। okay, all the students got up
फिर मैंने सेम सेंटेंस को, क्योंकि नो सूनर इज इक्वल टू एज सून एज, दोनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन जब नो सूनर यूज करते हैं तो हमारा जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल इन्वर्जन यूज करते हैं हम वर्ब का, पहले वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर कंजंक्शन देन होगा। लेकिन जब एज सून एज करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे कि हमने इसी सेंटेंस में यूज किया है एज सून एज I entered the classroom, all the students got up, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा कि हार्डली आ गया सेंटेंस में, तो आपको कंजंक्शन क्या लगाने की नीड है, पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और कंजंक्शन व्हेन आएगा, ठीक है। और दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि ये फर्स्ट क्लॉज हो गया ना यहां तक, अब ये दूसरा क्लॉज है आपका, ये वाला दूसरा क्लॉज है। ऐसे बिल्कुल यहां देखिए, नो सूनर डिड आई एंटर द classroom then all the students got up, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्लासरूम, यहाँ क्लासरूम होगा, इतना जो हमारा पार्ट है ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है, और इसके बाद वाला जो हमारा पार्ट होगा ये वाला, ये सेकंड क्लॉज है। तो ऐसे ही दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हम दैन का यूज करते हैं। फिर देखें तीसरा, तो बिल्कुल सेम ही मीनिंग है, बट हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग है। एज सून एज आई एंटर्ड द क्लासरूम, बिल्कुल आई एंटर्ड द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स गॉट अप, ऐसा यहाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा कॉमा का यूज किया दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, और फिर सब्जेक्ट यूज किया, फिर वर्ब यूज किया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेट्स मूव अहेड। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, as soon as I walked into the building, I could hear the sound of a celebration progress. क्या करेक्ट ऑप्शन है यहाँ? आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको क्या करना है, इस पार्ट को इंप्रूव करना है। चलिए, नो सूनर हैड, हार्डली, सूनर देन, या फिर नो इंप्रूवमेंट। सो गाइज यहाँ कॉमा आ चुका है दूसरे क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, तो हार्डली तो हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। नो सूनर हैड क्यों करेंगे जब पूरा पूरा सेंटेंस करेक्ट है, तो ये भी नहीं करेंगे हम, ये भी नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा आपका। द टीचर सॉ थ्रू द गेम एंड पनिश्ड हिम। आपको क्या करना है, इस पार्ट को इंप्रूव करना है। सॉ थ्रू को इंप्रूव करके क्या करेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, सॉ इनटू द गेम, सॉ द गेम, सॉ एट द गेम, या फिर नो इंप्रूवमेंट। ओके, लेट मी नो फास्ट गाइज, कमेंट क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, कमेंट करके फटाफट से बता दो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज, जब भी हम सी थ्रू यूज करते हैं ना, तो सी थ्रू की मीनिंग क्या होती है, सी थ्रू की मीनिंग होती है जान पाना। तो गाइज यहाँ आपका, क्योंकि सेम हमारा सेंस है और बिल्कुल जो फॉर्मेशन है हमारे फ्रेजल वर्ब का वो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ आपका सी इंटू नहीं होगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नो इंप्रूवमेंट। द टीचर सी थ्रू द गेम एंड पनिश्ड हिम। नेक्स्ट, ही इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द टू कार्स। सॉरी, हिज is the least expensive of the two cars. So guys, आपको least expensive को improve करना है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। गाइज मैं आपको बताऊं, जब हमने ऑफ द टू कार्स बोला तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहां कंपैरिजन कर रहे हैं दो के बीच में। तो जब कभी भी कंपैरिजन दो के साथ होता है ना, तो हमेशा क्या होता है, हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव ऑल्सो ऑफ एन एडवर्ब यूज करते हैं हमेशा, जब कभी भी ऑफ द टू एक्सप्रेशन होता है। आप देख रहे हैं ना, ऑफ द टू यानी कि दो में से, तो ऑफ द टू आया है यहां पर, तो हम मतलब एडजेक्टिव का या एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो लेसन आपका एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। लास्ट आपका ये भी सुपरलेटिव है, ये देखिए ये सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव है। ये जो लेस है ये कंपैरेटिव डिग्री है ना। तो लिटिल का गाइस देखिए, लिटिल आपका पॉजिटिव डिग्री होता है और इसका कंपैरेटिव लेस या लेसर होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। सो गाइस यहां हम यूज करेंगे लेस, ठीक है, क्योंकि ऑफ द टू एक्सप्रेशन के साथ में हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, क्या हो जाएगा? देखिए यहां भी बिल्कुल पास्ट के एक्शन को डिस्क्राइब किया गया है, तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था आपको कि अगर पास्ट के दो एक्शन के बारे में बात की गई है, ठीक है, अगर पास्ट के दो एक्शन के बारे में बात की गई है तो आपको क्या करना होगा? आपको लेफ्ट को इंप्रूव करना होगा। बताइए कैसे करेंगे आप? अभी मैंने स्टार्ट में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है बहुत अच्छे से। सो गाइस, अगर पास्ट का दो एक्शन है तो जो पहले है, जो अर्लियर है, उसे आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद है, बाद में हुआ है, जो लेटर एक्शन है, उसे आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट में। गॉट इट? तो सिंपल पास्ट में वो आपका यूज हो जाएगा। सो गाइज, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपने लेफ्ट बोला है, ये भी सिंपल पास्ट है, आपने रीच्ड बोला है, ये भी सिंपल पास्ट है। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है और आप स्टेशन बाद में पहुंचे हैं, तो इसको यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि मेरे जाने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन के जाने का काम बहुत पहले हुआ है, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले हुआ है, तो इसलिए यहां जाने वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। नेक्स्ट, I do not take any cognizance on what he says. Cognizance का मतलब होता है गाइस डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड नॉलेज यानी कि पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान क्या होगा? आपको करना क्या है? इस कॉग्निजेंस के साथ आपको इंप्रूव करना है ऑन को। ऑन यहां करेक्ट है या नहीं? अगर करेक्ट नहीं है तो आप इसे इंप्रूव करिए गिवन ऑप्शन से। क्या हो जाएगा? अबाउट, फॉर, ऑफ या फिर नो इंप्रूवमेंट। बहुत सिंपल है समझना। कॉग्निजेंस के साथ गाइस फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम ऑफ यूज करते हैं। सो आई डू नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट ही सेज। नेक्स्ट, in a few minutes time when the clock strikes 6 I shall be waiting for her for 3/4 of an hour. क्या इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बताइए। I shall be waiting, I shall be waiting को इंप्रूव करके क्या यूज करेंगे? I would have been waiting, I shall have waited, I would have waited या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सो गाइज, यहां क्योंकि आपने फॉर 3 hours, फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 ऑफ एन आवर की मीनिंग क्या होती है? 1 क्वार्टर होता है ना? यहां पर ऐसे ही 3/4 की बात की गई है, तो इट मीन्स कि आपने बात किया है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स की बात आप कर रहे हैं। तो अब क्योंकि 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो इसलिए आप यहां पर परफेक्ट यूज करेंगे। अब एक बार फिर से समझिए सेंटेंस को। आपको करना इसी पार्ट को इंप्रूव है। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, when the clock strikes 6, जब 6 यानी कि जब 6 बजेंगे, I shall be waiting for her, उसका इंतजार करते हुए मुझे 45 मिनट्स हो जाएगा। इट मीन्स कि सब कुछ फ्यूचर परफेक्ट में होगा क्योंकि 3/4 बीत चुके हैं या हो जाएंगे। तो ऐसे सेंस में गाइज आप कंटिन्यूअस यूज नहीं करते हैं, आप यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। एक बार मैं फिर से समझा देती हूं। जब भी गाइस फॉर एंड सिंस के साथ या फ्रॉम के साथ कोई टाइम आ जाता है तो आप सेंटेंस को यूज करते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कभी भी आप केवल कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को गौर से देखिए, और यहां पर आपने यूज कर रखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो बिल्कुल रॉन्ग है। यहां हो जाएगा आई शैल हैव वेटेड, आई शैल हैव वेटेड। ओके, वुड हैव के साथ गाइस थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो चुका है। और यहां देखेंगे आई वुड हैव बीन वेटिंग, आई वुड हैव क्यों करेंगे? क्योंकि फ्यूचर हो रहा है तो वुड की जरूरत यहां नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। यहां करेक्ट ऑप्शन आपका सेकेंड है। आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। आपको इंप्रूव करना है इस पार्ट को। चलिए, आई एम राइटिंग, रोट, हैव रिटन या फिर नो इंप्रूवमेंट। गाइस, मैंने बताया कि आप सिंस के साथ, फॉर के साथ और फ्रॉम के साथ
अगर आपने टाइम यूज किया है तो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं आ सकता है, तो ये हट गया। और कभी भी केवल सिंपल टेंस भी नहीं आ सकता, तो ये भी निकल गया। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको तो हम रिमूव भी नहीं कर सकते। बच्चों ये देखो, आपने 10 लेटर्स लिख दिए हैं। आप अगर एक लेटर लिख रहे होते तो मैं कह सकती थी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपने अभी तक, आप साफ साफ कह रहे हैं कि आपसे 10 लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट मींस कि यहां पर परफेक्शन का सेंस है, यहां आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा हैव रिटन। ओके, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, अगर आपको यहां डाउट हो रहा है कि स्टेटमेंट मैंने दिया, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching grammar for 3 years। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने कहा I have teaching, I have been teaching 10,000 students, क्या मैं लिख रही हूं, स्टूडेंट्स फॉर 3 years। तो गाइज यहां पर ये स्टेटमेंट हमें कन्वर्ट करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि मैंने 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा दिया है। सो आई हैव टॉट 10,000 स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक परफेक्शन का सेंस है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका, अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो यहां आपको यूज करना होगा हैव रिटन। ओके, नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यू हैव टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू कॉल टू हिम टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम, ही विल हेल्प यू। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस पार्ट को इंप्रूव करके? Call in him, call upon him, call at him, no improvement. So let me know the answer in the comment section। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए। कैसे लगा ये आपको सेशन, ये कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।